हेलो स्टूडेंट्स। बेटा एक क्वेश्चन क्यू और क्यू वाला की रिकॉर्डिंग आफ्टर 20 मिनट की वॉइस इशू आ गया था। डोंट नो वॉइस कैसे चली गई थी। तो क्वेश्चन आज फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, हमने उसमें लिख भी दिया था। तो बेटा ये क्वेश्चन निकालिए फिर से, क्वेश्चन नंबर 10 पी एंड क्यू। और यदि आप इसको पहले सुन चुके हैं तो फिर आपका ऑप्शन। बेटा ये क्वेश्चन पी और क्यू में सबसे पहले दोनों की दी है फिक्स्ड असेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर दिया है इन्वेस्टमेंट। बड़ा ये भी हम क्या मानेंगे, लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये करंट असेट के ऊपर दिए हुए हैं। करंट असेट्स के ऊपर दिए हैं, मतलब ये कौन से हुए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है बेटा इन्वेंट्री, फिर है ट्रेड रिसीवल, फिर है कैश एट बैंक, इधर इधर है इक्विटी कैपिटल, इधर है प्रेफरेंस कैपिटल। 10% वाली प्रेफरेंस कैपिटल बेटा 2 लाख एंड 1 लाख रुपीज है। रिजर्व एंड सरप्लस है। और फिर डिवेंचर है एज ए सिक्योर्ड लोन, दोनों में डिवेंचर की रेट 12% है। और ट्रेड पेबल है एज ए करंट लाइबिलिटी। और इधर ये जो इधर ट्रेड रिसीवेबल है, इसका ब्रेकअप नीचे दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल में शामिल है डेटर्स और बीआर। और इधर जो ट्रेड पेबल दी है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, उसका ब्रेकअप दिया है क्रेडिटर और बिल्स पेबल। बैलेंस शीट पढ़ने में कोई ज़्यादा हमें बेनिफिट नहीं है अभी, सिर्फ डेटा हमें जो दिया है वो माइंड में रहे कि क्या क्या गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बीआर दिए हैं, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बिल्स पेबल दिए हुए, सिक्योर्ड लोन में डिवेंचर है। और नॉन करंट असेट में दो चीज़ें हैं, फिक्स्ड असेट दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, और कैपिटल में दोनों है, इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज आर टू बी रिवैल्यूड एट 15% अबव बुक वैल्यू। दोनों कंपनी की फिक्स्ड असेट को बुक वैल्यू से 15% ज़्यादा पर वैल्यू किया जाए। दोनों की, दोनों कंपनी की। ये बेटा ये पॉइंट पहली बार आया है कि दोनों कंपनी की असेट का उन्होंने दे रखा है रिवैल्यूएशन। जनरली हमें जो कंपनी खरीदनी होती है उसकी असेट का रिवैल्यूएशन करवाते हैं, पर यहाँ पर दोनों कंपनी का असेट को 15% बढ़ा के लेना है। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो बुक वैल्यू है उससे 15% ज़्यादा है कि करंट मार्केट वैल्यू। इन्वेंट्री इन ट्रेड एंड डेटर आर टेकन ओवर एट 5% लेस देन द बुक वैल्यू। टेकन ओवर बेटा इसमें यहाँ पर अभी ये लिखा नहीं कि क्या हो रहा है, पर आगे जाके पता पड़ेगा कि पी ने क्यू को टेक ओवर किया है। आगे लिखा हुआ है पी ने क्यू को टेक ओवर किया है। तो जो असेट टेक ओवर की जा रही है उसमें स्टॉक और डेटर दोनों को 5% कम करके लेना है। डेटर को भी 5% कम करके लेना है और इन्वेंट्री को भी। अब इन्वेंट्री को हम 5% कम कर लेंगे, ठीक है। डेटर को 5% बेड रेट्स मानकर कम करना है या प्रोविजन मानकर 5% कम करना है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। हम कुछ भी कर सकते हैं, पर मेरा मानना है जब तक प्रोविजन वर्ड ना हो, हमें इसको लेस करने को कहा है डेटर को, तो हमें 5% बेड रेट्स मान लेना चाहिए। हालांकि स्टडी मॉडल ने इसको प्रोविजन फॉर बेड रेट्स मान लिया है, जबकि लिखा क्या है, इन्वेंट्री इन ट्रेड एंड डेटर आर टेकन एट 5% लेस देन बुक वैल्यू। उनको बुक वैल्यू से 5% कम करके लेना है। ऑप्शन दोनों है, पर मुझे ज़्यादा लगता है यदि प्रोविजन होता तो प्रोविजन वर्ड वो बोल देते हैं। पर आपके पास दोनों ऑप्शन है, डेटर को यदि 5% बेड रेट्स मानकर कम कर दो, या डेटर पूरे वैल्यू पे लेकर नीचे 5% का प्रोविजन ले लो एज ए लाइबिलिटी। दोनों ऑप्शन है। बोथ द कंपनी आर टू पे 10% इक्विटी डिविडेंड। दोनों ही कंपनी 10% डिविडेंड देगी। ये आश्चर्य की बात है कि जो कंपनी वाइंड अप हो रही है, अपना बिजनेस बेच रही है, वो भी डिविडेंड देकर बंद होगी। दोनों ही कंपनी 10% डिविडेंड देगी। और ध्यान रखो बेटा, 10% डिविडेंड बोला है इक्विटी, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड दिए बगैर इक्विटी दे नहीं सकते हैं, तो पहले प्रेफरेंस देना पड़ेगा फिर इक्विटी। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड हैविंग बीन ऑलरेडी पेड। आपको प्रेफरेंस डिविडेंड की चिंता नहीं करनी है क्योंकि वो दिया जा चुका है। आपको इक्विटी डिविडेंड देना है, और जब इक्विटी डिविडेंड देंगे तो क्या इफेक्ट होगा बेटा, बैंक बैलेंस भी कम होगा और रिजर्व सरप्लस भी कम। जब डिविडेंड देंगे तो एंट्री पास होगी रिजर्व एंड सरप्लस टू डिविडेंड पेबल और डिविडेंड पेबल टू बैंक। क्या बोला मैंने, रिजर्व सरप्लस डेबिट, जहां से डिविडेंड देते हैं, इट इज ए विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग। तो जब कैपिटल विड्रॉ होती है, घट जाती है, तो जैसे कैपिटल कम होती है ऐसे प्रॉफिट कम होगा। डिविडेंड दिया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट। तो सरप्लस डेबिट टू डिविडेंड पेबल, कि हमने डिविडेंड ड्यू किया और फिर डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पेबल टू बैंक। अल्टीमेट नेट एंट्री क्या हुई, रिजर्व सरप्लस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। मतलब इफेक्ट की बात करें
तो रिजर्व सरप्लस कम होंगे और बैंक बैलेंस भी कम होगा। दोनों ही कंपनी 10% डिविडेंड दे रही है। पी में कैपिटल ₹6 लाख की है, पी कंपनी देगी 60,000 और क्यू देगी 30,000 का इक्विवेलेंट। और प्रेफरेंस की चिंता आपको नहीं करनी है, वो दिया जा चुका है। यदि वो दिया जा चुका है तो बैंक बैलेंस है वो भी प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद ही है, और जो रिजर्व सरप्लस है वो भी प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद का ही है। ओके, फिर बेटा आफ्टर द अबो फिर लिखा है आफ्टर द अबो ट्रांजेक्शन और गिवन इफेक्टिव, ये सब होने के बाद पी लिमिटेड विल एब्जॉर्ब क्यू ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये सब होने के बाद मतलब पहले क्या करो, असेट को रिवैल्यू भी कर लिया, दोनों कंपनी को रिवैल्यू करने को कहा है, दोनों कंपनी को, मतलब जनरली पी को रिवैल्यू नहीं करना था क्योंकि हम क्यू को ले रहे हैं, उसके एसेट को रिवैल्यू करते हैं ना बेटा। यहाँ तो उन्होंने कहा कि पी को भी रिवैल्यू करो, कर लेंगे। अच्छा, पी की फिक्स्ड एसेट कितनी है? पी की फिक्स्ड एसेट से और हाँ, इसमें एक चीज़ है बेटा, ये क्वेश्चन मैं कहीं थोड़ी सी एक बार टोटलिंग करके देखना पड़ेगा, कहीं प्रिंटिंग इशू तो नहीं है। जैसा ध्यान था कि मॉडल में क्वेश्चन है लेकिन फिगर में थोड़ा चेंजेस हैं। देखिए क्यू में शायद थोड़ा सा चेंज है, 250 का है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लस 80 के है इन्वेस्टमेंट, प्लस इन्वेंट्री में कहीं गड़बड़ है बताता हूँ, प्लस 210 का है डेटर, प्लस 40 का है कैश एट बैंक है ना, है 580 प्लस 9 लाख। बेटा ये जो इन्वेंट्री है ना ये 320 होना चाहिए थी प्रिंटिंग में। यही क्वेश्चन यदि आप देखें स्टडी मॉड्यूल में तो आपको ये इन्वेंट्री बेटा वहाँ पर मिलेगी 320 की। यदि आपको ये क्वेश्चन देखना भी है स्टडी मॉड्यूल में तो ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा हमको अमालगमेशन चैप्टर में, चैप्टर अमालगमेशन। देखिए बेटा करेक्शन वहाँ से कर लेते हैं हम देख करके, क्वेश्चन वहाँ आपके वहाँ दिया हुआ है मॉड्यूल में। ये प्योर क्यू। देखिए बेटा इन्वेंट्री 240 और 320 है, तो इन्वेंट्री को हमें क्या करना पड़ेगा वहाँ पर 320। ये इन्वेंट्री हम कितनी कर लेते बेटा, ये जो इन्वेंट्री दी ना यहाँ पर इसको हम 420 की जगह क्या कर लेते हैं 3, ठीक है। ओके हाँ बेटा, तो इन्वेंट्री को हमें 5% कम करके लेना है और डेटर को 5% कम करके लेना है, वो तो ठीक है। इधर हम बात कर रहे थे ये जो फिक्स्ड एसेट्स है 7 लाख की फिक्स्ड एसेट्स है पी की बेटा, पी की फिक्स्ड एसेट 7 लाख की है, ये परचेजिंग कंपनी है। मेरी पी कंपनी में हूँ और आपकी कंपनी क्यू है, मैं आपकी कंपनी रहा हूँ मतलब आपकी असेट लाइबिलिटी खरीद रहा हूँ, आपकी असेट और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन होना करना चाहिए। आपकी असेट का मार्केट वर्थ देखूंगा ताकि पता हो कि हमें कितना पे करना है, कितना पे करना है, मेरी कंपनी कितना पे करेगी आपकी कंपनी के लिए। तो मेरी कंपनी के असेट्स की वैल्यू का मतलब ऐसा नहीं, पर क्वेश्चन ने कहा इसलिए करना पड़ेगा। 7 लाख का 5% हुआ, 5% बोला था 15%, सॉरी ये होता बेटा 1,05,000। ये जो फिक्स्ड एसेट्स है पी लिमिटेड की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसे 1,05,000 पर अपवर्ड रिवैल्यू करना है। हे मेरी कंपनी परचेजिंग कंपनी में टेक ओवर की एंट्री के पहले क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट को करना पड़ेगा डेबिट 1,05,000 से, और चूंकि ये प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होता और कई जगह ये काम नहीं आता, ना डिविडेंड में डिविडेंड देने में काम आता है, ना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस में काम आता है, ना बाईबैक में काम आता है, कई बहुत जगह काम आता ही नहीं है, इसलिए इसको अलग अकाउंट में रखते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व। दोनों चीज़ में कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा ये प्रॉफिट बिंग कैपिटल प्रॉफिट, लेकिन ये प्रॉफिट रियलाइज नहीं है, सिर्फ ये असेट बिकी तो है नहीं अभी, ये प्रॉफिट अनरियलाइज है, तो इसको सिर्फ रिवैल्यूएशन में डाल के पटक देंगे। तो एंट्री होगी प्रॉपर्टी प्लांट यानी फिक्स्ड एसेट डेबिट 1,05,000 टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 1,05,000, और ये रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस शीट में आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस की शेड्यूल में, जिसका नाम अब हो गया सिर्फ सरप्लस, पहले नाम था रिजर्व सरप्लस शेड्यूल, अब हो गया सिर्फ सरप्लस। ठीक है बेटा, सर आफ्टर द अबोव ट्रांजेक्शन, हाँ ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है
8 equity share of 10 each will be issued by P at par against 6 share of Q. P कंपनी, मेरी कंपनी, परचेजिंग कंपनी आपके हर 6 शेयर के बदले मेरी कंपनी के 8 शेयर्स देगी। आपके 6 शेयर्स के बदले मुझे मेरी कंपनी के 8 शेयर्स देने हैं 10 रुपये वाले, और जब नहीं कहा गया तो ये इश्यू एट पार हो गया। आपके 6 के बदले 10 8 शेयर देने हैं, तो आपके शेयर्स कितने बेटा? आपके शेयर से 30,000, मुझे आपको 30,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 8, आपको मुझे 40,000 शेयर देने हैं। कितने? 40,000। आपको 40,000 शेयर देने हैं ऑफ ₹10 ईच, मतलब जो है आपको 4 लाख का अमाउंट देना है बेटा। आप इक्विटी होल्डर हैं, आपके पेमेंट के लिए आपकी कंपनी को, आपके लिक्विडेटर को मैं 4 लाख रुपए के शेयर दूंगा, 40,000 मेरी कंपनी के शेयर दूंगा, ₹10 ईच, इशूड एट पार है ये। फिर 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ क्यू विल बी पेड एट 10% डिस्काउंट। 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ क्यू विल बी पेड एट 10% डिस्काउंट। के प्रेफरेंस शेयर को 10% डिस्काउंट पर पे, 10% के प्रीमियम पर पे किया जाएगा। 10% की प्रीमियम, मुझे आपकी जो प्रेफरेंस कैपिटल है ₹1 लाख, तो आपके जो प्रेफरेंस शेयर है मुझे उन्हें 1 लाख के बदले 1,10,000 कितना विल बी पेड एट 10% डिस्काउंट के नीचे है। 10% डिस्काउंट पर मुझे आपको 1 लाख के बदले 90 ही देना है बेटा, 90,000। तो एक कैमरे की तरफ देखते देखते कभी नीचे देखना होता है, इधर लाइट आ रही होती है, देखना पड़ता है इधर सब चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या क्या करूँ बेटा, तो गड़बड़ होती है। कल वो कोई कैमरा, ये माइक का जो वायर हिल गया होगा तो मेरा पूरा लेक्चर बेकार हो गया, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मैं करूँ कैमरे पे देखूँ, इधर ऊपर से लाइट आती है, इधर भी देखना पड़ता है, ऊपर लाइन नीचे, इधर सॉफ्टवेयर ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इधर टीवी पे भी देखो। इंसानों की मशीन थोड़ा बेटा, गलती हो जाती है। तो क्या लिखा है? 10% preference share of Q will be paid at 10% discount by issue of 10% preference share of 100 each at par। 10% डिस्काउंट पर पे करना है मुझे आपके प्रेफरेंस शेयर को, मतलब आपके प्रेफरेंस शेयर को मैं 1 लाख के बजाय 90 ही दूंगा। 90,000 का पेमेंट करने के लिए मैं मेरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा एट पार, मतलब मुझे ₹100 वाले 900 प्रेफरेंस शेयर आपको देने पड़ेंगे। 900 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। 900 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच मीन्स मैं आपके प्रेफरेंस शेयर को मेरी कंपनी के 90,000 की फेस वैल्यू वाले शेयर दूंगा, मतलब आपको बस उतना ही मिलेगा। ठीक है, आपके प्रेफरेंस शेयर 10% डिस्काउंट पर मैं पे करूंगा। तो यहाँ रिडम्पशन एट डिस्काउंट है, इशू एट पार है। ये ध्यान से समझना पड़ता है, बहुत बहुत टफ तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ध्यान से एक बार पढ़ना पड़ता है, तब आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसको देखते लग रहा है कि आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर को मुझे 6 के बदले 8 इक्विटी शेयर देना है, आपकी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर को मुझे 900 प्रेफरेंस शेयर देना है 100 वाले, मतलब आपके प्रेफरेंस शेयर को, आपके इक्विटी शेयर को मुझे क्या क्या देना है और कितना कितना देना है, दोनों का जवाब मुझे मिल गया। तो ये पीसी हो गया बाय पेमेंट मेथड। 12% डिवेंचर ऑफ क्यू आर टू बी पेड एट 8% प्रीमियम। आपके डिवेंचर को मुझे 8% प्रीमियम पर रिडीम करना है, 8% प्रीमियम पर पे करना है। आपकी जो डिवेंचर हैं वो 150 के हैं, और 150 इंटू 8% 12,000, मुझे आपके डिवेंचर को 162 देना है। 8% प्रीमियम पर उन्हें पे करना है, मतलब 8% पर रिडीम करना है, मतलब उन्हें 162 देना है। और उसके लिए मैं अपनी कंपनी के डिवेंचर इशू करूंगा, डिवेंचर इन पी इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%, वो मुझे 10% डिस्काउंट पर इशू करना है। मेरे डिवेंचर 10% डिस्काउंट पर इशू होंगे, इसका मतलब आपने अपने डिवेंचर को पहले प्रॉमिस कर रखा होगा, या जो भी इशू है आपके डिवेंचर के बदले 108 मिलेंगे, 150 की जगह 162 मिलेगा। मेरी कंपनी के डिवेंचर की शायद मार्केट वर्थ अच्छी नहीं होगी, कम रेट चल रहा होगा, प्राइस फेस वैल्यू भले 100 है पर उसकी इशू प्राइस 90 है। यह है इशू डेट डिस्काउंट। 162 डिवाइड बाय 90, आपको आपका पेमेंट, आपके डिवेंचर को मुझे 162 पे करने के लिए 1800 डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे, 1800, इसकी फेस वैल्यू 180 होगी। ये हो गया 1,80,000 डिवेंचर इशू करूंगा आपके 162 के पेमेंट के लिए, मतलब डिवेंचर इशू कर रहा हूँ है 1800, लेकिन उसकी वर्थ सभी की 90 रुपया है, तब जाके पेमेंट 162 का। यह है रिडम्पशन ऑफ
योर डिवेंचर एट 8% प्रीमियम एंड इशू ऑफ माई डिवेंचर एट 10% डिस्काउंट। ये ध्यान देखना, उल्टा मत कर देना। इस 30,000 इज टू बी पेड बाय पी टू फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ये अलग बात होगी। अरे कंपनी आपकी बंद हो रही है, लिक्विडेशन आपका हो रहा है, तो आपके खर्चे आप करो ना, आपकी कंपनी बंद होने के खर्चे आप करोगे। और आपने कह दिया भाई ठीक है हम नहीं कर पाएंगे, खर्चे भी आप ही करो। मैंने कहा चलो ठीक है, तो आपके लिक्विडेशन एक्सपेंसेस मुझे पे करने हैं, परचेजिंग कंपनी पे करने हैं, और बदले में मुझे कोई वर्थ, कोई एसेट तो मिलेगी नहीं। अच्छा, ये लिक्विडेशन जो के एक्सपेंस मैं आपको पे करूँगा, ये एंट्री क्या होगी हम देखते हैं। अब सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ क्यू इंक्लूड 10,000 ड्यू, सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ क्यू 10,000 ड्यू पी, यानी आप के क्रेडिटर की लिस्ट में मेरा नाम शामिल है। आप क्यू कंपनी है, आप क्यू कंपनी की इक्विटी, आपके क्रेडिटर में, आपके यहाँ जो क्रेडिट लिखे हैं ट्रेड क्रेडिटर, उसमें मेरा नाम लिखा है, मतलब आप मुझे 10 देना दिखा रहे हैं। आपके यहाँ मेरा नाम यदि क्रेडिटर में शामिल है तो मेरे यहाँ आपका नाम एज ए डेटर शामिल होगा। मैं 10,000 आपसे लेना दिखा रहा हूँ, मैं 10,000 आपसे लेना दिखा रहा हूँ बेटा एज ए डेटर, और आप मुझे देना दिखा रहे हैं 10,000 एज ए क्रेडिटर। अब आपके क्रेडिटर जब मैं टेक ओवर कर लूंगा, कि आपका जब मैं पूरा बिजनेस टेक ओवर करूंगा, तो आपके क्रेडिटर, आपकी लायबिलिटी मेरी हो जाएगी, वो क्रेडिटर भी मेरे हो जाएंगे। तो क्रेडिटर मेरे होने के बाद अब क्या हो जाएगा, डेटर भी मेरी बुक्स में आ जाएंगे। डेटर की तो मेरी बुक्स में थे ही सही, क्रेडिटर भी मेरी बुक्स में आ जाएंगे। अब मेरी बुक्स में डेटर भी हो गए जो पहले से थे, और क्रेडिटर भी आ गए जो अब आए हैं टेक ओवर के बाद। मैं बाद में क्या करूंगा, मेरी बुक्स में डेटर भी है, मेरी बुक्स में क्रेडिटर भी है, देना और लेना एक ही पार्टी से हो गया, मुझे अपने आप से लेना देना हो गया। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को कैंसिल कर दूंगा एज ए कैंसिलेशन ऑफ कॉमन डेप्ट। मैं क्रेडिटर को डेबिट कर दूंगा, डेटर को क्रेडिट कर दूंगा। और पी कंपनी की बुक्स में जब टेक ओवर की एंट्री होगी तो वहां पर क्रेडिटर डेबिट हो जाएंगे और डेटर क्रेडिट हो जाएंगे, डेटर भी कम हो जाएंगे और क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे। कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ कॉमन डेट, क्योंकि वो जो क्रेडिटर आपके थे वो मेरे हो गए, तो वो लाइबिलिटी भी मेरी होगी और असेट तो मेरी से पहले से थी ही सही एज ए डेटर। फिर आपको पास करनी है जनरल एंट्रीज, और फिर स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन पेबल बाय की पी, मतलब पीसी निकालना है। पी बाद में पूछा है, एंट्री पहले पूछी है, पर मुझे तो लगता है कि पहले हमको बी पार्ट करना पड़ेगा। जब तक पी नहीं निकालेंगे तब तक हम एंट्री कैसे पास करेंगे पी की बुक में, टेक ओवर की बुक्स में। इन्होंने ना वेंडर का बुक क्लोजर पूछा है ना बैलेंस शीट, लेकिन मजे आ जाएंगे यदि आप इसकी बनाएंगे बैलेंस शीट तो। ठीक है बेटा, तो हम शुरू करते हैं। ए हमने कल भी पढ़ लिया था, अब मान के चलो जीरो से पढ़ा है हमने, तो वैसे मानते हुए कि कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, ठीक है बेटा, निकालो, जाओ शुरू नकल। कुछ बच्चे बेटा मुझे बोल रहे हैं कि सर आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी काम आ रही है, आप जो बोलते हैं सिर्फ समझो और बाद में करो। उसके बाद ही हमें इम्प्रूवमेंट आया है, उसके बाद ही हमारा रिटेंशन बढ़ा, उसके बाद हमें लगता था कि हम पहले का जा रहे हैं, पढ़ा उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। लेकिन जब से आपने हमने ऐसा किया, ये बहुत लेट किया बेटा आपने, पर जब भी किया ये फ़ायदेमंद है। कुछ बच्चे इसको एक्सेप्ट करते हैं और कुछ बच्चे फ़ायदा होता भी होगा तो वो बोल नहीं पाते होंगे। ठीक है बेटा, शुरू करें? हाँ करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आंसर बी निकालते हैं। आंसर बी, स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन। स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। बेटा मेरी कंपनी यानी पी लिमिटेड, आपकी कंपनी यानी आप क्यू कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हैं, मेरी कंपनी आपको टोटल 4 पेमेंट देने वाली है। तो मेरी जब से 4 चीज़ें जाने वाली है आपके बिजनेस को खरीदने के लिए, मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। नंबर 1 क्या क्या देना पड़ेगा, आपके आपके आप इक्विटी शेयर होल्डर को मुझे इक्विटी शेयर देने मैंने, नंबर 1। नंबर 2, आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मुझे 900 प्रेफरेंस शेयर देने हैं, नंबर 2। नंबर 3, आपके डिवेंचर होल्डर को मुझे मेरे डिवेंचर देने हैं 1800, और मुझे आपको लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी रिइंबर्स करने हैं, या लिक्विडेशन आपके मुझे पे करने हैं 30,000। 4 पेमेंट मेरी जेब से जाएंगी बिजनेस खरीदने की कीमत के रूप में। आपको मुझे इक्विटी शेयर देने हैं, आपको मुझे प्रेफरेंस शेयर देने हैं, आपको नहीं आपके डिवेंचर को डिवेंचर देने हैं, और आपको नहीं आपके खर्चे मुझे मार्केट को पे करने हैं लिक्विडेशन। तो 2 पेमेंट मैं आपको दूंगा और 2 पेमेंट में करूंगा। आपके लिक्विडेटर को आपके यानी आपको यानी शेयर होल्डर के लिए पेमेंट 2 दूंगा, मैं इक्विटी शेयर दूंगा आपको आपके इक्विटी शेयर के लिए, मैं आपको प्रेफरेंस शेयर दूंगा आपके प्रेफरेंस शेयर के लिए, और ये पेमेंट मैं करूंगा लिक्विडेटर को
बस 2 ही पेमेंट पीसी में आएंगे। एनीथिंग फॉर शेयर होल्डर विल फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी एंड एनीथिंग अदर, जो पेमेंट अदर किए जाते हैं वो पीसी का हिस्सा नहीं होते। तो मैं आपके डिवेंचर को, मेरे डिवेंचर इशू करने वाला हूँ, वो मैं आपको दूंगा ही नहीं, फिर पीसी में क्यों जोड़ूँ? आपके लिक्विड को दूंगा ही नहीं, मैं तो सीधे आपके डिवेंचर की लाइबिलिटी ले लूंगा पहले और बाद में उनको डिस्चार्ज कर दूंगा और आपके लिक्विडेशन एक्सपेंस भी मैं ही पे करूंगा। 4 पेमेंट में से 2 मैं आपको दूंगा और 2 पेमेंट मैं खुद कर दूंगा। तो 2 जो मैं आपको दूंगा आपके इक्विटी शेयर के लिए, आपके प्रेफरेंस शेयर के लिए, वो में जुड़ेंगे। और फिर भी AS14 की डेफिनेशन भी आपको पता है, जो भी शेयर्स, डिवेंचर और एनी अदर सिक्योरिटीज और कैश और एनी अदर असेट पेड बाय परचेजिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी, यही पीसी में चलता है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पीसी में फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ क्यू, आप लोग हैं इक्विटी शेयर, आपके लिए मैं क्या दे रहा हूँ बेटा, ए के बदले आपके 6 शेयर्स के बदले मेरे 8 शेयर, तो आपके 30,000 शेयर्स के बदले बेटा क्यू के 30,000 शेयर्स है ना, 3 लाख रुपीस कैपिटल है, 10 रुपीज़ वाली मतलब 30,000 शेयर हुए बेटा। ठीक, कितने हो गए? ये हो गए 40,000। यहाँ पर आएगा 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड एट द रेट ऑफ 10, इशू डेट पार है ना बेटा, 4 लाख का पेमेंट मैं देने वाला हूँ आपके शेयर होल्डर के लिए। ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2, फॉर यूर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फॉर प्रेफरेंस ऑफ बेटा क्यू, आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए मैं क्या देने वाला हूँ बेटा, उसके लिए क्या हुआ था, आपके प्रेफरेंस शेयर है ₹1,00,000, तो मुझे रिडीम करना है एस, क्या बोला था, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ क्यू विल बी पेड एट 10% डिस्काउंट, विल बी पेड एट 10% डिस्काउंट, इन्हें 10% डिस्काउंट पर पे करना है, मतलब 90,000 पे करना है। उसके लिए मैं मेरी कंपनी के इशू करूँगा शेयर्स एट पार, ये हुए 900, यहाँ लिखूंगा मैं 900 कॉमा, क्या है उनका 10% प्रेफरेंस शेयर इशू कर 10 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड। कुछ ने कहा तो इशू एट पार, ये हो गया परचेज कंसिडरेशन। क्या परचेज, अब यहाँ पर डिवेंचर इशूड, डिवेंचर होल्डर ऑफ क्यू एंड इन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेबल will not form part of PC, will not form part of PC because it's not for shareholder। डिवेंचर जाने वाले हैं डिवेंचर को, लिक्विडेशन एक्सपेंस जाने वाले मार्केट में, इट इज़ नॉट फॉर शेयरहोल्डर, ये पीसी का ऐसा नहीं बनेंगे। तो ये तो हमारा मेन सॉल्यूशन हो गया, आंसर बी। लेकिन एक वर्किंग नोट और बना लूँ, नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड, नंबर ऑफ डिवेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड बी इशूड। डिवेंचर यहाँ है क्यू के 150 लिखा है बेटा, डिवेंचर होल्डर ऑफ क्यू आर टू बी पेड एट 8% प्रीमियम, आर टू बी पेड एट 8% प्रीमियम, उन्हें 8% की प्रीमियम पर पे करना है, तो प्लस 8%, ये हो गया 162। इसके लिए बाय इशू ऑफ 12% डिवेंचर इन पी लिमिटेड इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%, तो वाला डिवेंचर 90 रुपीज़ पर डिवेंचर पर इशू होगा, ये हो गए 1800 डिवेंचर, 1800 डिवेंचर।
ठीक है, ये हो गया वर्किंग नोट। अब उन्होंने बोला है कि पी में क्या करो, टेक ओवर की एंट्रीज। तो बेटा पी में टेक ओवर की एंट्री में नंबर 1 पी में क्या क्या कहा था कि एक तो असेट को रिवैल्यू करने को कहा था, फिक्स्ड असेट को। जनरली परचेजिंग कंपनी अपनी एसेट को रिवैल्यू नहीं करती, पर क्वेश्चन ने कहा है कि वो फिक्स्ड एसेट ऑफ बोथ द कंपनीज आर टू बी रिवैल्यूड एट 15% अबव बुक वैल्यू। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दोनों को हमें 15% अप पे वैल्यू करना है। तो बेटा पहली एंट्री होगी प्रॉपर्टी प्लांट या फिक्स्ड एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व 1,05,000। बेटा ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, ना ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, ना बोनस इशू के लिए अवेलेबल होता है। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रियलाइज नहीं है, तो कई जगह अवेलेबल नहीं होता है। ये कैपिटल रिजर्व की बजाय डालना चाहिए, है कैपिटल प्रॉफिट, पर ज़्यादा बेहतर इसको डाला जाए रिवैल्यूएशन रिजर्व में। और ये रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस शीट की शेड्यूल में आएगा 2 में, अंडर द हेड ऑफ सरप्लस। डी में इस रिवैल्यूएशन रिजर्व को दिखाना ना भूलें, अंदर शेड्यूल का नाम होता है सरप्लस। और जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 1,05,000 से बढ़ा के दिखाएंगे बैलेंस शीट में, पी की भी बैलेंस शीट में बनेगी, वो फिक्स्ड एसेट 1,05,000 से बढ़ के आएगी। नरेशन में नहीं लिख रहा, वो तो आप कुछ भी बत्ती दे के आ जाना, ऐसा नहीं, मजाक कर रहा हूँ, कुछ ढंग से लिख के आना। बेटा फिर इसने डिविडेंड दिया। अब डिविडेंड दिया है इसने 60,000, इक्विटी डिविडेंड 6 लाख का 10% 60, तो ये देता है रिजर्व एंड सरप्लस से। तो रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट 60,000, या तो सीधा बेटा बैंक कर दूं या डिविडेंड पेबल करूं पहले। और ये इमीडिएटली पे भी कर दिया, क्योंकि लिखा ना बोथ कंपनी आर टू पे, टेक ओवर के पहले दोनों पे कर देगी, पे कर देगी मतलब पेमेंट ही मान लिया। और फिर डिविडेंड पेबल टू बैंक, डिविडेंड पेबल बैंक, आप डायरेक्टली कंबाइंड इंटरव्यू पास कर सकते हो। अल्टीमेटली बैलेंस पे इफेक्ट क्या जाएगा, पी का बैंक बैलेंस 60 से कम होगा और पी का रिजर्व प्लस भी 60 से कम होगा, ये करना ना भूलें। बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने क्या क्या इफेक्ट देना है। ये भी हो गया। तो पी लिमिटेड ने डिविडेंड भी दे दिया और अपनी एसेट को रिवैल्यू कर लिया, अब वो पीसी ड्यू कर देगी। बिजनेस परचेज अकाउंट ईयर लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड, बेटा ये पीसी था 4,90,000। और ये वर्किंग नोट नहीं, हमारा मेन सॉल्यूशन था बी, एज पर सॉल्यूशन बी पीसी निकाला था हमने 490। एनीथिंग फॉर शेयर होल्डर 4 लाख था इक्विटी शेयर, 90 के प्रेफरेंस शेयर, ये है पीसी फॉर शेयर होल्डर। अब बेटा इसके बाद ये जो बिजनेस परचेस का बंडल है असेट लायबिलिटी वाला, ये बंडल ओपन करेंगे तो वहां से क्या क्या आएगी, फिक्स्ड एसेट आएगी। बेटा फिक्स्ड एसेट वहाँ है 250 की, 250 की, पर हम जब अपने लाएंगे तो 250 पे लाएंगे, अब 15% बढ़ा के दोनों कंपनी को, बेटा हम चूंकि उसको खरीदे हैं 15% वैल्यू बढ़ा के, तो 250 इंटू या इंटू 1.15 287,500 पे आएगी फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट को हम लेके आएंगे रिवाइज वैल्यू पर। और फिर है बेटा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएंगे 80 की 80 पर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है बेटा ये। और फिर आएंगे इन्वेंट्री, बेटा ये 320 की दी है और नोट्स में गलती से वो 420, 320 लेस 5% है ना, 320 इंटू 0.95 3,04,000। इन्वेंट्री 320 थी ना, 320 को 5% लेस करने को बोला था ना, 320 इंटू 0.95, ठीक है 5% लेस हो गया 3,04,000। फिर ट्रेड रिसीवल मतलब डेटर्स, ट्रेड रिसीवल में दो चीज़ें, डेटर और बीआर। तो कम किसको करना है, सिर्फ डेटर्स को कम करना है, पूरे ट्रेड रिसीवल नहीं कम नहीं करना है, सिर्फ डेटर्स, डेटर को 5% कम करना है। डेटर्स हैं 210 के 10, बेटा या तो इसको बेड डेट्स मान लो या 5% का प्रोविजन, दोनों को भी कर सकते हो। मुझे पता है कि मॉडल ने इसमें प्रोविजन बनाया, पर मैं जहाँ तक मेरा दिल मानता है कि जब लेस करने को कहा है डेटर को 5% से, लेस ही करके ले लो। प्रोवाइडेड वर्ड होता कि प्रोविजन बना के लो, प्रोवाइडेड वर्ड होता तो हम प्रोविजन बनाते, ये आपका ऑप्शन है। मॉड्यूल से अलग जा रहा हूँ,
199,500 इन्हें 210 के जो सॉरी डेटर्स कितने के थे, मैंने आपको कहा क्या और किया क्या। डेटर्स को कम करना है, डेटर से 190 लेस 5%, 190 इंटू 0.95, 180,500। बेटा बी आर को कम नहीं करना है, बी आर एज इट इज, बी आर है 20,000, वो एज इट इज ले लो ना बेटा। अब ये आ गया, फिर बैंक बैलेंस भी लाओ वहाँ से। बैंक बेटा बैंक वहाँ कितना था, 40 था क्यू में, क्या बेटा वहाँ क्यू 40 बचा नहीं, उसने भी अपने यहाँ इक्विटी डिविडेंड दिया है, क्वेश्चन ने कहा है बिफोर टेक कवर दोनों ने डिविडेंड दिया, तो दिस डिविडेंड 30,000, तो वहाँ से बैंक कितना आया 10,000। ये सारी एसेट वहाँ से लाए हैं हम, और डिफरेंस छोड़ दो गुडविल के अप्रेजल के लिए। टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पहले आने दो पूरे। क्रेडिटर्स हैं बेटा 125 क्यू के, वो अलग अकाउंट है। टू बिल्स पेबल, वो बेटा अलग अकाउंट है 25,000, अलग से आने दो, है ना। इसके बाद बेटा क्या लेके आए, ये तो आगे करंट लायबिलिटी जो हम ड्यू डेट पर पे करेंगे, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो हम अभी पे करेंगे बाय इश्यू ऑफ न्यू डिवेंचर। डिवेंचर होल्डर ऑफ, डिवेंचर ऑफ क्यू नहीं, मॉड्यूल ने कर लिखा है, हम लिखेंगे डिवेंचर होल्डर ऑफ क्यू। बेटा डिवेंचर वहां 150 के हैं, पर हम उनको पे कितना करने वाले हैं 162, उन्हें 8% की प्रीमियम पर पेड करना है, रिडीम करना है। जब असेट लाते हैं रिवाइज वैल्यू पर, लायबिलिटी लाएंगे पेबल वैल्यू पर, है ना बेटा। तो 150 के डिवेंचर हैं प्लस 8% प्रीमियम, तो हम लायबिलिटी लेके आएंगे 162, क्योंकि हमें पे भी 162 ही करना है। तो हमारी असेट भी लिया है, लायबिलिटी भी लिया है, असेट लिया है डिवाइस वैल्यू पर, लायबिलिटी लिया है पेबल वैल्यू पर। टू बिजनेस परचेज 490। अब ये पीसी यदि ज़्यादा गया है तो गुडविल, और पीसी कम गया और असेट ज़्यादा आ गई तो कैपिटल रिजर्व। देखते हैं असेट कितनी आई। भगवान का नाम लेके मैं कैलकुलेशन शुरू करता हूँ। 287,500 पर बेटा भगवान भी मेरे साथ नहीं देता, बोले गलती क्यों करते हो, क्यों केयरलेस हो, भगवान भी मेरा साथ नहीं देगा गलती करूँगा तो। प्लस 3,04,000 प्लस 1, ओ मैंने एसी बटन दबा दिया कुछ और, 87,500 प्लस 80 प्लस 3,04,000 प्लस 180,800 प्लस 20 और 10 30, मेरा टोटल में मन लगता नहीं बेटा, ये टोटल हो रहा है 882 माइनस 35 माइनस 25 माइनस 160 माइनस 90, 80 बचा, 80 बच रहा है। ये मेरी कैलकुलेशन गलत है तो आप ठीक कर लेना बेटा। ये आया बेटा, मतलब हमारे पास असेट ज़्यादा आई, असेट ज़्यादा आ गई, हम पीसी जो दे रहे हैं ना 490 वो कम दे रहे हैं, और उसके बदले जो नेट असेट आ रही है बेटा वो ज़्यादा आ रही है, मतलब हमें बिजनेस खरीदने में असेट ज़्यादा मिल गई, डील हमारी फ़ायदेमंद होगी। जब बल्क डील करते हैं तो ऐसा फ़ायदा हो सकता है। तो हमें 80,000 की असेट ज़्यादा मिल गई, पेमेंट कम करना पड़ा, ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, इसलिए जाएगा कैपिटल रिजर्व। ये है बैलेंसिंग फिगर, ये एंट्री होगी बेटा। अगली ये एंट्री नंबर हुई 5th, एंट्री नंबर 6। हमें ये डिवेंचर होल्डर ऑफ क्यू को पे करना है बेटा, पेमेंट की एंट्री पास करें। डिवेंचर होल्डर ऑफ क्यू, इसको हम इमीडिएटली पे करेंगे क्योंकि इसको बदले में हमें अपने डिवेंचर इशू करना है, और हम अपने डिवेंचर को 10% डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं। तो हमने वर्किंग नोट में निकाल लिखा है, हमारे डिवेंचर का नाम है 12% डिवेंचर, और बेटा वर्किंग नोट नंबर हमने निकाल रखा है 1800 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो उसकी फेस वैल्यू क्या हुई 1,80,000। कितने का लॉस, 18 का लॉस, ये लॉस जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, ये है डिस्काउंट ऑन इशू।
बेटा डिस्काउंट ऑन इशू का कोई हेड आप खोल नहीं सकते, क्योंकि ये हेड खुल गया तो असेट साइड में आ जाएगा डेबिट बैलेंस, और डेबिट में दिखाने की हमारे शेड्यूल 3 में कोई जगह तो है नहीं है, ये फिक्टिशियस असेट दिखाने के लिए शेड्यूल 3 में कोई जगह नहीं बची, इसको हम असेट में दिखा नहीं सकते, तो इसको लॉस को इमीजिएटली सेट ऑफ करना पड़ेगा। भले ही कैपिटल लॉस है पर फिर भी इसको रिजर्व सरप्लस से इमीजिएटली सेट ऑफ करना पड़ेगा। इसको हम आगे जाके धीरे धीरे राइट ऑफ वाली पॉलिसी इसमें यूज़ नहीं कर सकते, शेड्यूल 3 परमिट नहीं करती, तो इस लॉस को डायरेक्टली डेबिट कर दो रिजर्व एंड सरप्लस से, प्रॉफिट से एडजस्ट कर। ये हमने डिवेंचर रिडीम्ड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट। तो बैलेंस शीट में डिवेंचर कितने के आएंगे? 180 के आएंगे, और रिजर्व सरप्लस 18 से कम हो जाएगा। ये भी हो गया। अब बेटा हमने 30,000 के खर्चे किए, क्यू लिमिटेड के लिक्विडेशन हमने पे किए, बेटा हमारा ये लॉस है, के बदले में कोई एसेट तो मिली, तो बेटा ये जो बिजनेस खरीदने पे प्रॉफिट हुआ ना 80 का, हम इस प्रॉफिट को कम कर लेते हैं। पर हम कह रहे थे कि हमें इस बिजनेस की परचेज पर 80 का प्रॉफिट हो गया, और बाद में हमने इस बिजनेस खरीदने पर 30 के खर्चे कर दे, यदि हमने खर्चे कर दिए उसके खरीदने पर, तो उससे हमारा प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा क्या? बेटा उधर हम बोले थे एसेट ज़्यादा ही, ठीक है प्रॉफिट हो गया, ठीक है प्रॉफिट डाल दिया कैपिटल में, बाद में हमने ये खर्चे कर दिए और बदले में कोई टेंजिबल एसेट नहीं मिली, तो इसकी इंटीमेसी होती है गुडविल टू कैश, और बाद में पर वो गुडविल दिखाना बेहतर नहीं होगा। गुडविल मतलब हमने ऐसा लगता है कि हमने पीसी ज़्यादा दिया, और जबकि हमने एक्चुअल में पीसी कम दिया है, 80 से पीसी कम दिया, लेकिन 80 से पीसी कम दिया और बाद में 30,000 के खर्चे कर दिए उस कंपनी के लिए, तो हमें उस प्रॉफिट को कम कर लेना चाहिए। और ड्यूल एंट्री अलग तरह से की है, पहले गुडविल किया और बाद में कैपिटल को एडजस्ट किया, उन्होंने गुडविल टू बैंक किया और बाद में उसको कैपिटल से एडजस्ट किया, पर मैं तो सीधे कैपिटल से करने वाला हूँ। कैपिटल डेबिट 30,000 टू बैंक, पेइंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ क्यू पेड, क्वेश्चन में क्या आएगा? पेइंग लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ क्यू पेड बाय अस, हमने उसके लिक्विडेशन एक्सपेंस पे किए, उससे डेफिनेटली हमारी जेब से कैश जाएगा, तो जो प्रॉफिट था वो कम हो जाएगा ना हमारा, और चूंकि ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस तो है नहीं, ये तो हमने के लिए ये कॉस्ट बियर करी है, उसके लिक्विडेशन कॉस्ट हम पे कर रहे हैं ना, तो हमारी लिक्विडेशन कॉस्ट थोड़ा है जो हम पीएल में डाल दें, इट इज़ नॉट ए रेवेन्यू एक्सपेंस, इट इज़ ए कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल डेफर्ड रेवेन्यू, बिजनेस खरीदने की कॉस्ट है और बदले में कोई एसेट तो मिली नहीं, तो इसको हम हमारे कैपिटल प्रॉफिट जो बिजनेस खरीदने पे हमने 80 का बुक किया था उससे एडजस्ट कर लेंगे, कैपिटल रिजर्व को 30 से कम कर देंगे, तो कैपिटल रिजर्व 80 से क्रेडिट हुआ था, 30 से डेबिट हो गया, 50 बचा है, वो जाएगा बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस। अब बेटा ये जो हम लाए हैं क्रेडिटर क्यू से, इसमें 30,000 वो हमें देना दिखा रही है, वो क्रेडिटर अब हमारे ही हो गए, तो ये 30,000 इसमें इंक्लूड है, यस ये क्रेडिटर भी हमारे हो गए, और डेटर तो पहले से हमारे थे। पहले हम आपको समझाऊं बेटा, ये हमारी बैलेंस शीट थी पी की, हम डेटर, हमारी डेटर में फ्रॉम क्यू 30 लेना आ रहा है, इधर हम क्रेडिटर ले आए पेबल टू पी 30 देना भी, ये लाइबिलिटी पहले किसकी थी? क्यू की थी, वो हमारे पास आ गई, हम ले आए, तो ये लाइबिलिटी भी हमारी, असेट भी हमारी, लेना भी हमें देना भी हमें, पहले लेना हमें था, पहले लेना हमें था पर लेना भी हमें है, देना भी हमें ही हो गया, तो हम इस लेना देना को सेट ऑफ कर दें, इसको कहा जाता है कैंसिलेशन ऑफ कॉमन डेट। तो हम एंट्री पास करेंगे क्रेडिटर डेबिट डेटर्स, और ठीक है बेटा, ये हो गया क्रेडिटर टू बैंक, डेटर, कैंसिलेशन ऑफ कॉमन डेट ऑफ कॉमन करेक्शन हो गया थिंग। अब बेटा हमें पेमेंट करना है लिक्विडेटर को, लिक्विडेटर को पे करना है, अब लिक्विडेटर ऑफ क्यू डेबिट 490, बेटा हम उनको देने वाले हैं हमारे 40,000 शेयर इश्यूड एट पार टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, और बेटा प्रेफरेंस शेयर हम हमारे 200 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं एट पार, तो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं 10% वाले टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 90,000, ये भी इशू एट पार है, हमने शेयर ही 900, ऐसा नहीं कि 1000 शेयर चुके, 900 ही शेयर चुके 100 वाले,
तो कोई डिस्काउंट पर इशू नहीं है, डिस्काउंट पर रिडम्पशन था उसका। आई थिंक सारी एंट्री हो गई, सब हो गई। अब बनानी है बैलेंस शीट। तो बेटा आप मुझे इसकी बैलेंस शीट बना के आप एज अर्ली एज पॉसिबल भेजिए, इसकी बैलेंस शीट भेजिए एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट में ध्यान रखिएगा ये इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएंगे लॉन्ग टर्म। इसका फॉर्मेट वैसे मैंने आपको भेज दिया है, और क्लियर करके भेजूंगा कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए। बाकी आप फॉर्मेट शेड्यूल 3 का एज इट इज फॉलो करें, इससे आपका न सिर्फ ये चैप्टर बल्कि ये चैप्टर तो स्ट्रांग होगा ही, क्योंकि आपको पता पड़ेगा कि ये परचेजिंग कंपनी में इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा टेक ओवर का। इसलिए बैलेंस शीट बनाने से आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटा इसकी बैलेंस शीट जरूर बनाएं, जबकि क्वेश्चन ने नहीं पूछी पर आप बनाएं। और जैसे ही आपकी बैलेंस शीट बन जाए, टेली हो जाए, मुझे बिल्कुल इमीडिएटली आप व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको बेटा होमवर्क हो गया, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन पूरा आपको समझना है, उसे सॉल्व करना है, फिर बैलेंस शीट बनाना है। और बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के साथ बनेगी, और जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आएंगे, ठीक है बेटा। और ये कैपिटल रिजर्व जो आया है ये रिजर्व सरप्लस मतलब सरप्लस शेड्यूल में आ जाएगा। और प्रीमियम इशू पे प्रीमियम तो है नहीं, और तो आपने डिविडेंड दिया उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो भी है। और जो आपने डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू की है, ये लॉस भी आपका रिजर्व सरप्लस से कम होगा। बैलेंस शीट बनाने से आपके 2 चैप्टर अच्छे होंगे, एक तो कंपनी फाइल अकाउंट और एक ये अमालगमेशन। तो आप बैलेंस शीट जरूर 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 बनाएगा बेटा, है ना। ये क्वेश्चन हमारा कल गलती से वॉइस इशू था, मैंने इसको फिर से अपलोड कर। ओके, बट आज के लिए इतना काफ़ी है। जानते हैं कि हर क्वेश्चन बहुत